हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शरीफ भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग द यूएस मार्केट्स। सो लास्ट वीक यूएस मार्केट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वीक रहा था। जो मार्केट्स है वो अपने ऑल टाइम हाईज बनाते जा रहे थे, लेकिन अभी उसमें एक पॉज देखने को मिला है, जहां पे S&P 500 का जो इंडेक्स है वो 0.6% से डिक्लाइन हुआ है। वहीं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये जो इंडेक्स है वो 0.8% से डिक्लाइन हुआ था। एंड नास्डैक भी 0.6% की डिक्लाइन देखने को मिल रही थी नास्डैक में। जो यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स है वो 9 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, 4.168% पर यहाँ पे ये यील्ड्स आ चुके थे। अगर हम यूएस के अभी तक के आए हुए रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 14% ऑफ द कंपनीज ने रिजल्ट दिया है दैट आर द पार्ट ऑफ S&P 500 इंडेक्स। तो इन 500 कंपनीज के 14% रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड 79% जो रिजल्ट्स थे वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आए हैं। सो ये एक अच्छी साइन थी जिसकी वजह से भी मार्केट्स ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। लेकिन यूएस मार्केट में जो कल का डिक्लाइन नजर आया है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे, जो कंज्यूमर एंड होम बिल्डर स्टॉक्स है, ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे थे कल। एंड इनका गिरने का कारण ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो एक्सपेक्टेशंस ऐसी आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी शायद उतनी तेजी से कट ना हो। तो हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ये एक मेजर कंसर्न नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट कल होम बिल्डर और कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिला था। यूएस इज ऑल्सो पुशिंग टू एंड द मिडल ईस्ट क्राइसिस। जो इसराइल हजबुल्ला का जो वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पे चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट यूएस ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। लेबनान जो हजबुल्ला का एक एलाय है, वहां पे यूएस के एनवॉय गए थे एंड उन्होंने ये बात सामने रखी कि हजबुल्ला जो है वो साउथ लेबनान से अपनी जो फोर्सेस है उनको विड्रॉ कर ले। और यूएस चाहता है कि यूएन के रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पे जो ये वॉर है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से वर्ल्ड का जो ऑयल सरप्लस है वो बढ़ने वाला है एंड चाइना का जो ऑयल डिमांड है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तो वीक डिमांड फ्रॉम चाइना इज अ कंसर्न फॉर ऑयल, ऐसा आईईए ने यहाँ पे कहा है। उनके हिसाब से जो चाइना का जो डिमांड है वो 2025 इस कैलेंडर ईयर में भी वीक रहेगा। एंड चाइना में जो स्लो डाउन आया है वो बेसिकली एनर्जी नीड्स के रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम नजर आ रही है। इस वजह से यहाँ पे चाइना का डिमांड स्लो होता होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आईईए का कहना है। इसके अलावा आईईए ने यह भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन है वो भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज द प्राइस डिफरेंस, जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस थी आईसी इंजन की, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। एंड जो ईवी का शिफ्ट है इस वजह से भी और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स जो है, ऑयल प्रोड्यूसर्स, यानी कि यूएस की अगर हम बात करें, कनाडा, ब्राजील, गुयाना, इन सारी कंट्रीज का जो सप्लाई है वो जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है उसका उससे भी ज्यादा सप्लाई यहाँ से देखने को मिल रहा है। सो इंक्रीज्ड सप्लाई यहाँ पे देखने को मिला है, इसकी वजह से भी ऑयल सरप्लस हो सकता है। एंड ये इसी के चलते जो करेक्शन आया है ऑयल प्राइसेस में वो इन सारे रीजंस की वजह से ही देखने को मिला है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो रिगार्डिंग चाइना। चाइना की सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कल अपने रेपो रेट्स को वापस से 25 बेसिस से कट किया है। सो इसी के साथ इनकी जो 1 ईयर प्राइम लेंडिंग रेट है या लोन प्राइम रेट जिसे ये लोग कहते हैं, तो 3.1% पे आ चुके हैं। वहीं 5 ईयर एलपीआर जो है वो 3.6% पे होवर कर रहा है। सो 1 ईयर एलपीआर जो है वो बेसिकली कॉरपोरेट एंड हाउस होल्ड लोन्स के लिए एक रेफरेंस रेट माना जाता है। इसके साथ जो मॉर्गेज बेस्ड लोन्स है वो 5 ईयर एलपीआर से बेंचमार्क होते हैं।
सो ये जो रेट कट यहाँ पे आया है चाइना की तरफ से, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, बिकॉज वहाँ के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के इंडिकेशंस दिए थे फॉर दिस कैलेंडर ईयर। सो इसी के चलते ये जो कल का रेट कट का डिसीजन हुआ है, दैट वाज इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे पहली न्यूज इज रिगार्डिंग आरबीआई आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन। सो आरबीआई ने अपने बुलेटिन में ये कहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जो इंडिया डिस इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है उसमें। सो डिस इन्फ्लेशन बेसिकली वो होता है, वो सिनेरियो होता है जब आपका इन्फ्लेशन तो है, यानी कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ने का रेट है, यानी कि जो इन्फ्लेशन का रेट है, वो कम होता जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले साल में इन्फ्लेशन 6% है, नेक्स्ट ईयर में 5%, फिर 4%, तो इस सिचुएशन को हम डिस इन्फ्लेशन कहते हैं, एंड इंडिया डिस इन्फ्लेशन को ही टारगेट कर रहा है। सो आरबीआई का कहना है कि फूड इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल के बाहर जा रहा है, एंड इसके वजह से ही डिस इन्फ्लेशन के टारगेट में हिंड्रेंस आ रहा है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि फूड इन्फ्लेशन जैसे ही कंट्रोल में आएगा तो हमारा जो इन्फ्लेशन भी है वो टारगेट रेंज में आ सकता है। ओवरऑल जो हमारे कंज्यूमर इन्फ्लेशन से सीपीआई के जो नंबर्स आते हैं, और जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है, वो सारा फूड इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो इंडिया के जो ग्रोथ टारगेट्स है वो काफी ज्यादा रोबस्ट लग रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। प्राइवेट कंजम्पशन में एक पिकअप देखने को मिल रहा है, और जैसे ही इन्फ्लेशन कम हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन जो बाकी इन्फ्लेशन है उसमें एक ईजिंग देखने को मिल रहा है, और रूरल डिमांड जो है वो भी पिकअप करती हुई नजर आ रही है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो केपेक्स पुश है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, पीएलआई के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिला है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसके तरफ से भी एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी के लिए, दैट इज फूड इन्फ्लेशन। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विख्यात इन्वेस्टर मार्क मोबियस, जो मोबियस कैपिटल के फंड मैनेजर भी है, उनके जो उनके जो रिमार्क्स है उनको कोट किया है। सो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो मार्क मोबियस जी है वो इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश है। एंड उन्होंने ये भी रिट्रेट किया कि मार्क मोबियस फिलोसॉफी जो है 50-50 यूएस इंडिया फिलोसॉफी, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने दर्शाई है कि 50% ऑफ द फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन इंडिया, while the rest 50 should be in US. So 6 months, 1 year and beyond 3 years पीरियड में इंडिया इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसा मार्क मोबियस का कहना है। एंड इसी बात को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हाईलाइट किया है, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ जर्नी है ये एक सेक्युलर और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जर्नी आगे जाके हो सकती है। सिल्वर प्राइसेस हैव टच 1 लाख रुपीज बेंचमार्क। सो पहली बार लाइफ में सिल्वर ने 1 लाख रुपीज का मार्क यहाँ पे अचीव किया है। अगर हम एमसीएक्स की प्राइसेस की बात करें तो 98,000 रुपीज पर कहीं ना कहीं ये सिल्वर के प्राइसेस ट्रेड हो रहे थे। इसके साथ साथ जो सिल्वर में बुलिशनेस आया है, इसके दो मेजर रीजंस है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिमांड। सो सिल्वर का डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एंड इसके साथ जो प्रेशियस मेटल में रैली हुई है, गोल्ड में काफी ज्यादा रैली देखने को मिली है। तो गोल्ड प्राइसेस जब तक के इन्वेस्टर्स को लुभा रहे हैं, तो सिल्वर भी उसका एक बेनिफिशियरी रहेगा, बिकॉज सिल्वर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रेशियस मेटल। सो मेटल के एंगल से भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है। एंड जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी काफी रोबस्ट देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से सिल्वर के प्राइसेस काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करेंगे, सबसे पहले हम अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 36% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है। करीब 820 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया है।
और ये जो डिक्लाइन है इसका अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उसका जो रीजन है दैट इज द रियलाइजेशन दैट इज फॉलिंग। सो इस क्वार्टर में जो रियलाइजेशन का नंबर था वो ऑन एन एवरेज 4,901 रुपीज पर टन का नंबर यहाँ पे अल्ट्राटेक ने रजिस्टर किया है। वहीं लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी कि Q1 FY 2025 में यहाँ पे रियलाइजेशन 5,045 रुपीज पे था। और अगर हम एक प्रीवियस ईयर के सितंबर क्वार्टर की बात करें या प्रीवियस Q2 की बात करें तो जो रियलाइजेशन थे वो 5,349 रुपीज पे थे। तो ऑलमोस्ट 5,349 से 5,900 पर ये रियलाइजेशन आ गए एंड इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर आया है। ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो 2.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 3% का इंक्रीज हमें ग्रे सीमेंट के सेल्स वॉल्यूम में देखने को मिला है। 25.75 मिलियन टन के वॉल्यूम्स यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में सेल किए हैं। सो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये भी बताया कि जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा हिंडर होती हुई नजर आई है एंड शॉर्ट टर्म डिमांड में थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिजिकल ईयर यानी कि H2 FY 2025 में एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट कर रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। ये लिस्टिंग के बाद कंपनी का फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट था जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 21% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो दैट वाज अराउंड 13%। 713 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे इस एनबीएफसी ने रजिस्टर किया है। लेकिन एयूएम का जो ग्रोथ है वो काफी रोबस्ट है। 26% से ग्रो किया है कंपनी का एयूएम जो कि बढ़कर 1.03 लाख करोड़ पर आ चुका है एज ऑफ 30 सितंबर 2024। कंपनी के जो मार्जिन है नेट प्रॉफिट के टर्म्स में वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को जरूर मिला है। जीएनपीए जो है कंपनी के वो बढ़े हैं 0.24% से इंक्रीज होकर 0.29% पे आए। वहीं एनपीए जो है वो 0.09% से इंक्रीज होकर 0.12% पर आए हैं। कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ द आईपीओ। तो 22.64% से 28.98% पर कैपिटल एडिक्वेसी यहाँ पे पहुंच चुका है। सो दिस इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है। एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो 2.5% पर आए हैं एज कंपेयर टू 2.6%। वहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16.1% से गिर के 13% पर आ चुका है। these numbers are on a annualized basis। सो ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में जो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर्स देखने को मिले हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के भी Q2 नंबर्स कल बाहर आए हैं। ये सेवेंथ क्वार्टर था कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जहां पे कंपनी ने कंसिस्टेंटली लॉस रिपोर्ट किया है। सो इस क्वार्टर में जो लॉस है वो बढ़ भी गया है। 11 करोड़ का Q2 में लॉस यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है एज कंपेयर टू 9.3 करोड़ इन द प्रीवियस सेकेंड क्वार्टर यानी कि Q2 FY 2024 में। सो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अराउंड 11.5% पे थी। लेकिन एक्सपेंसेस जो थे वो ऑन अ हायर साइड रहे थे। प्लस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का भी प्रेशर्स यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप की इस लॉजिस्टिक्स आर्म को फेस करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कंपनी ने जो रिविगो का एक्विजिशन किया था उसके वजह से भी कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। सो ये जो रिविगो के लॉसेस जो आए थे तो उस वजह से भी कंपनी के Q2 के लॉसेस एक्सपांड होते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स को 1000 डीजल बस चेसिस बनाने का एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम द यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो यूपी एसआरटीसी की तरफ से 1000 डीजल बस चेसिस का ऑर्डर मिला है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रोसेस। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द कंपनी विल बी सप्लाइंग टू यूपी एसआरटीसी। इसके पहले भी 1350 चेसिस के जो ऑर्डर है ये कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर किया है टू द सेड कॉर्पोरेशन। एंड अभी एक और यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑर्डर टाटा मोटर्स को यहाँ पे रिसीव होता हुआ दिख रहा है।
रॉयल एनफील्ड ये जो मोटरसाइकिल ब्रांड है, इसने अपना एक और ज्योग्राफी यहाँ पे सेटअप कर ली है, एक्सपांड कर ली है। कंपनी ने बांग्लादेश में अपने ऑपरेशन सेटअप किए हैं। सो आइशर मोटर्स, ये जो कंपनी है जो रॉयल एनफील्ड को ओन करती है, उन्होंने ढाका में अपना एक शोरूम और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है। एंड 350 सीसी के मोटरसाइकिल्स की रेंज में कंपनी अपने यहाँ पे लॉन्चेस करने वाली है। सो बुकिंग्स जो है वो कल से शुरू हो चुकी थी, 21 अक्टूबर से। एंड ये जो पार्टनरशिप, ये जो प्रेजेंस कंपनी ने बनाया, इट इज इन विद द पार्टनरशिप विद IFAD मोटर्स। सो दिस इज द सिक्स ज्योग्राफी आउटसाइड इंडिया जहाँ पे रॉयल एनफील्ड या आइशर मोटर्स ने अपने ऑपरेशन सेटअप किए हैं। सो इसके अलावा बांग्लादेश के अलावा कंपनी के प्रेजेंस है इन नेपाल, ब्राजील, थाईलैंड, कोलंबिया एंड अर्जेंटीना में। सो अगेन एक और नई ज्योग्राफी कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐड की है। सो बांग्लादेश की यूनिट की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 30,000 की कैपेसिटी ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस यहाँ पे हो सकती है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिए हैं। बजाज ऑटो के स्टॉक को रिवाइव किया है मिस्टर राजीव बजाज की एक कमेंट ने। सो बजाज ऑटो का शेयर जो है वो कल डे लो से ऑलमोस्ट 7% रैली करता हुआ नजर आया, जब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव बजाज ने एक कमेंट की कि उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस ऑफ बजाज ऑटो स्टॉक प्राइस इज 20,000 रुपीज। सो ये स्टॉक अराउंड 10,000 10,500 के रेंज पर अभी ट्रेड कर रहा है। एंड जब कंपनी के नंबर्स जो है, वो जो आउटलुक जो है वो इतना रोबस्ट नहीं दिखा, तो स्टॉक प्राइस प्लमेट कर रहा था। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने जैसे ही ये इंटरव्यू दिया और जो उन्होंने ये टारगेट की बात करी, तो उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली थी। सो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर राकेश शर्मा जी, उन्होंने ये बताया है कि कंपनी का जो 20% डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आता है। सो ये ईवीज का जो बिजनेस है वो एक लोअर मार्जिन बिजनेस है एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। और इसके साथ साथ जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, यहाँ पे 1 to 2% का ही इंक्रीज यहाँ पे इंडस्ट्री वाइड देखने को मिला है इन दिस फेस्टिव डिमांड। सो फेस्टिव सीजन के पहले 2 हफ्ते के बाद जो नंबर्स जो है वो म्यूटेड दिख रहे हैं, बिकॉज काफी ज्यादा बोलबाला होता है कि फेस्टिव डिमांड शुड बी वेरी रोबस्ट। तो लेकिन ये ग्रोथ जो है वो उस लेवल पर नजर नहीं आ रही है। ये आउटलुक की वजह से भी बजाज ऑटो के स्टॉक प्राइस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा था। लेकिन ये जो नंबर्स है, इन सबके कंसर्न्स को जो खारिज करते हुए मिस्टर राजीव बजाज ने ये कहा है कि बजाज ऑटो जो है वो इंडस्ट्री से 40% फास्टर ग्रोथ दे रहा है इन द 125 सीसी सेगमेंट। सो मोर देन 125 सीसी में जो ये जो कैटेगरी है, तो उसमें बजाज ऑटो इज ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री, ऐसा भी कंपनी ने यहाँ पे कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑटो सेल्स के नंबर्स है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे आगे जाकर। एंड फुल ईयर में 4.7 मिलियन का सेल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स यहाँ पे बजाज ऑटो का टारगेट रहेगा। एंड दिस विल बी बूस्टेड बाय द राइजिंग एक्सपोर्ट्स दैट द कंपनी इज सीइंग। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने व्यूज कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।